हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें से हमने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक्यूमुलेटर्स, रजिस्टर्स भी, और स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, डेटा पॉइंटर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और उसमें सारे फ्लैग्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम अपने उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम स्टडी कर रहे थे स्टैक क्या होता है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है। तो स्टैक एक रैम का सेक्शन होता है जिसे सीपीयू टेम्पररी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करता है। ओके, रैम का एक पार्ट होता है स्टैक, स्टैक पॉइंटर नहीं। स्टैक जो है वो रैम का एक पार्ट होता है जिसे सीपीयू कुछ टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करता है। ओके, टेम्पररी डेटा मतलब कोई एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसमें वो कोई डेटा सेव करना चाहता है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन सीपीयू के बाद में काम आएगी। तो उस डेटा को, ऐसे डेटा को वो स्टैक में स्टोर करता है। ओके, तो स्टैक क्या काम होता करता है, एक तरह का टेम्पररी स्टोरेज है सीपीयू के लिए। स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है जो कि स्टैक का एड्रेस स्टोर करता है। स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है जो स्टैक का एड्रेस स्टोर करता है, मतलब रैम में किस पोजीशन पे स्टैक है ये बताता है स्टैक पॉइंटर। इसका नाम स्टैक पॉइंटर है ना, मतलब ये स्टैक को पॉइंट करता है कि स्टैक कहाँ है। ओके, क्या करता है स्टैक पॉइंटर, एड्रेस होल्ड करता है रैम का, स्टैक का रैम में। ठीक है, 8 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक है, एंड कैन बी यूजर प्रोग्राम्ड, मतलब आप स्टैक की वैल्यू चेंज कर सकते हो स्टैक पॉइंटर से। मतलब स्टैक पॉइंटर जहाँ पर पोजीशन देगा वहाँ से नया स्टैक शुरू हो जाएगा। तो आप स्टैक पॉइंटर को अपडेट कर दो तो स्टैक की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 07H। रैम में 07H लोकेशन डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्टैक पॉइंटर की। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी सीपीयू माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट होगा, आप उसको ऑन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक पॉइंटर में 07H वैल्यू स्टोर होगी। ओके, आप बाद में इसको चेंज करते हो, पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टैक पॉइंटर की 07H होती है। अच्छा, स्टैक में डेटा कैसे मूव होता है हमने स्टडी किया था। इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसके लिए, पुश और पॉप। ठीक है, डेटा जो मूव होता है स्टैक में वो किसके थ्रू होता है, पुश इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। और डेटा फिर जब ये पुश होता है कोई डेटा स्टैक में तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू +1 हो जाती है। ठीक है, डेटा स्टैक पॉइंटर से रिट्रीव, मतलब वहाँ से रीड कैसे किया जाता है, वापस कैसे लिया जाता है, पॉप इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, जब आप पॉप इंस्ट्रक्शन दोगे तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीमेंट करती है बाई 1। क्लियर है, ये हम जानते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी भी किया है। ठीक है, ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखना कि स्टैक पॉइंटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 07H होती है। ये बाद में अभी फिर आने वाली है। ओके, देखेंगे अभी एक बार और इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंटरनल रैम के बारे में। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो ALU माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें रैम इनबिल्ट होता है, मतलब उस सेमीकंडक्टर चिप पे ही प्रेजेंट होता है पहले से। कितने होते हैं रैम, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 128 बाइट्स ऑफ ऑन चिप रैम होती है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है, देर इज़ 128 बाइट्स ऑफ ऑन चिप रैम इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ऑन चिप मतलब जिस सिलिकॉन चिप पे सीपीयू है उसी सिलिकॉन चिप पे रैम भी होता है। ठीक है, 128 बाइट्स। ठीक है, ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है, 128 बाइट्स मतलब 128 बाइट्स की मतलब क्या हुआ कि 128 रजिस्टर्स होते हैं इसमें। हम मान लेते हैं इस तरह का, इसमें अब ये ऐसा समझा जाता है कि अगर 128 बाइट्स हम बोल रहे हैं तो मतलब 128 रजिस्टर्स। ओके, जिनकी लोकेशन 0 से 127 तक होगी और हर एक रजिस्टर 1 बाइट का होगा। ठीक है, हर एक 0 से 127 रजिस्टर्स होंगे और हर एक रजिस्टर की साइज़ क्या होगी, 1 बाइट। तो टोटल कितने हो गए, 128 बाइट। तो मतलब 128 रजिस्टर्स से रैम बनता है। 128 रजिस्टर्स को कंबाइन करके रैम बनाया जाता है जिसमें हर एक रजिस्टर की साइज़ 1 बाइट होती है। ठीक है, तो 128 रजिस्टर्स हैं मान लीजिए, तो इनका एड्रेस कैसे होगा, 0 वाली पोजीशन की एड्रेस 00H और 127 की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी, 7F
एच, ओके। 00 से 7F तक रैम होता है, ये उसके एड्रेस होते हैं 00 से 7F तक। क्लियर है? ठीक है, यहाँ भी ये चीज़ लिखा है 128 बाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 128 रजिस्टर, ईच रजिस्टर की साइज़ कितनी होती है 1 बाइट। ठीक है, एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होता है 00 से 7F तक, 00 से 7F तक रजिस्टर है। ठीक है, लेकिन ये जो रैम होता है 8051 का, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो कि पहला पार्ट है उसमें वो है ये यहाँ से यहाँ तक, जिसे हम रजिस्टर बैंक कहते हैं। ठीक है, रजिस्टर बैंक 32 बाइट्स का होता है, मतलब रैम की 128 बाइट्स में से 32 बाइट्स रजिस्टर बैंक के होते हैं। मतलब जो रजिस्टर बैंक है, ओके, ये 32 बाइट्स ऑफ 128 बाइट्स ऑफ रैम ऑक्यूपाई करता है। 128 बाइट्स ऑफ रैम में से 32 किसके जाते हैं रजिस्टर बैंक के लिए। क्लियर, याद रखिएगा चीज़। ठीक है, तो 32 बाइट्स रजिस्टर बैंक के लिए चले गए। इनके एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होते हैं? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के रजिस्टर बैंक होते हैं। ये जो 32 बाइट्स है, ठीक है, 32 बाइट्स ऑफ रजिस्टर बैंक है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3, जिसमें से हर एक बैंक 8 बाइट का होता है। ठीक है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3, और हर एक बैंक 8 बाइट का होता है। जिस तरह से रैम में हमने बताया था कि रैम 128 रजिस्टर से बना होता है, ये 8 बाइट का है, तो इसमें भी 8 रजिस्टर होंगे। 8 बाइट मतलब 8 रजिस्टर, और हर एक रजिस्टर का साइज़ कितना होगा 1 रजिस्टर इज इक्वल टू 1 बाइट। क्लियर, तो बैंक 0 में 8 बाइट है, या तो फिर हम कहें 8 रजिस्टर हैं, और हर एक रजिस्टर की साइज़ 8 बाइट 1 बाइट होती है। क्लियर, तो टोटल 32 बाइट है, तो 4 बैंक बने हैं, हर एक बैंक की साइज़ 8 बाइट है, टोटल 32 बाइट। ठीक है, चलिए 32 जीरोस पहला बैंक 0। बैंक 0 कहाँ से होता है देखिए इसके बारे में। बैंक 0 स्टार्ट होता है लोकेशन 00H से 07H तक। रैम की लोकेशन 00H से 07H तक बैंक 0 होगा। 07 के बाद क्या आता है 08H से 0FH तक बैंक 1 होगा, ओके। फिर 0F के बाद क्या आता है 10H से 18 तक 17 तक क्या होगा बैंक 2, और 17 के बाद क्या आएगा 18H से 1FH तक बैंक 3 होता है। ठीक है, ये सारी लोकेशन रैम की है। 8 पोजीशंस का ये 8 लोकेशंस एड्रेसेस का ये कलेक्शन होता है। मतलब इसमें 00 से 07 तक आप काउंट करोगे तो 8 एड्रेस बनेंगे, 08 से 0F तक 8 एड्रेस होंगे। ठीक है, तो हर एक रजिस्टर 8 एड्रेस लेता है, 8 रजिस्टर्स को लेता है। तो बैंक 0 कहाँ से 0007, बैंक 1 08 से 0F, बैंक 2 10 से 17 तक, और बैंक 3 18 से 1F तक होते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये रजिस्टर बैंक किस काम के लिए आते हैं? जब भी CPU को कोई डेटा स्टोर करना होता है, या फिर आपको एज ए यूज़र आपको डेटा स्टोर करना होता है, तो इन रजिस्टर बैंक का यूज़ किया जाता है। एक तरह का समझ लीजिए जनरल पर्पस रजिस्टर स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए अगर मैंने आपको बताया उसमें PSW में जब हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको 2 पिन बताया, 2 बिट्स बताए थे, RS1 और RS0, जो कि बिट नंबर 3 और बिट नंबर 4 होते हैं किसके PSW के। ठीक है, ये दोनों पे बिट्स बैंक सेलेक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, 00 पे बैंक 0, 01 पे बैंक 1, ये बैंक है, 10 पे बैंक 2 और 11 पे बैंक 3 सेलेक्ट होता है। जिस हिसाब से RS1 और RS0 की बिट्स के हिसाब से बैंक हम सेलेक्ट करते हैं, ओके। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट बैंक 0 डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट बैंक होता है जिसमें CPU काम करता है। मतलब
अगर अगर RS1 और RS0 को डिफाइन नहीं किया गया है यूज़र्स के थ्रू, तो बैंक 0 ही सेलेक्ट होगा कम्युनिकेशन के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए। क्लियर? डिफ़ॉल्ट बैंक कौन सा होता है? बैंक 0। अगर आपको बैंक चेंज करना है तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का बिट 3 और बिट 4 अपडेट करेंगे कमांड देकर, इंस्ट्रक्शंस देकर, उसके हिसाब से फिर बैंक चेंज होगा और वहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। इसका फ़ायदा क्या होता है? 4 तरह का बैंक यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? हम एक रजिस्टर बैंक क्यों नहीं यूज़ करते हैं? देखिए, जब यहाँ इसका फ़ायदा दिखता है जब हम सब रूटीन को स्टडी करेंगे। सब रूटीन में क्या होता है कि मल्टीपल रजिस्टर बैंक होने की वजह से हम मेन प्रोग्राम एक बैंक में स्टोर कर सकते हैं, सब रूटीन उसका दूसरे प्रोग्राम में, और फर्दर इन सब रूटीन के अंदर सब रूटीन है तो वो थर्ड रजिस्टर में। ठीक है? इस तरह से जब सब रूटीन का केस आता है तो ये बहुत हेल्पफुल होता है 4 तरह के रजिस्टर बैंक लेना। क्लियर है? चलिए, तो क्या यहाँ पर लिखा है कि डिफ़ॉल्ट रजिस्टर बैंक इज़ द बैंक 0, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हो किसके थ्रू? PSW के प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के बिट 3 और बिट 4 का यूज़ करके। क्लियर? ठीक है, देखिए बिट 3 RS4 है, RS3 मतलब बिट 3 ऑफ ये RS1 है, सॉरी RS1 RS0, बिट 3 और बिट 4 है। PSW का बोलते क्या है? RS0 RS1। जब दोनों की वैल्यू 0 0 है, बैंक 0 सेलेक्ट होगा। और इस केस में मैंने बताया था आपको 8 रजिस्टर होते हैं, R0 से R7 तक हम इसको नेम करते हैं। ठीक है, R रजिस्टर 0 से रजिस्टर 7 तक। ठीक है, इनका एड्रेस क्या होता है? 00 से लेकर 07 तक। ठीक है, इसी तरह से अगर RS1 की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है तो बैंक 1 सेलेक्ट होगा। इसमें भी सेम 8 रजिस्टर होंगे, R0 से R7 तक। एड्रेस क्या होगा? 07 के बाद क्या आता है? 08, यहाँ से 0F तक। इसी तरह से 10 होगा तो बैंक 2, R0 से R7, एड्रेस क्या होगा? 0F के बाद 10 से 17 तक। सिमिलरली बैंक 3 होता है। क्लियर है? तो ये था रजिस्टर बैंक्स के बारे में। जो सेकंड पार्ट होता है रैम का, हमने पहला पार्ट डिस्कस कर लिया, रजिस्टर बैंक्स। दूसरा पार्ट क्या है? बिट एड्रेसेबल रैम। बिट एड्रेसेबल रैम किस लिए यूज़ करते हैं? देखिए, बिट एड्रेसेबल रैम मतलब क्या? ये जो रजिस्टर होगा, इसका हर एक रजिस्टर के हर एक बिट को आप एज अ यूज़र डिफाइन कर सकते हो अलग पर्पज़ के लिए। ठीक है, हर एक बिट को सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए। ओके, हर एक बिट को, इंडिविजुअल बिट्स को सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसके लिए 8051 में, जिनका यूज़ करके हम ये चीज़ कर पाते हैं। ठीक है, बिट एड्रेसेबल रैम मतलब हर एक बिट की वैल्यू सेट कर सकते हैं इस मेमोरी में। ठीक है, टोटल 16 बाइट्स होते हैं। 16 बाइट्स ऑफ रैम, 128 बाइट्स ऑफ रैम में से 16 बाइट्स टोटल किस लिए यूज़ होते हैं? बिट एड्रेसेबल रीड राइट मेमोरी के लिए। ठीक है, बिट एड्रेसेबल रीड राइट मेमोरी। ऐसा क्यों है कि बिट एड्रेसेबल का क्या मतलब हुआ? जैसे कि एक रजिस्टर है 8 बाइट का, 1 बाइट का, 1 बाइट का एक रजिस्टर है, तो उसमें टोटल 8 बिट होंगे, 8 बिट होंगे। ठीक है, हर एक बिट को आप 0 और 1 सेट सकते हो, मतलब आपके पास टोटल 256 चॉइस होगी। कैसे आया ये? 2 to the power 8 करके 256 चॉइस आप क्रिएट कर सकते हो केवल एक रजिस्टर का यूज़ करते हुए। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हम एड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, एक सिंगल रजिस्टर से 256 एड्रेसेस को हम लोकेट कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर? तो बिट एड्रेसेबल रैम किस लिए यूज़ होता है? ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस को एड्रेस करने के लिए, या फिर जब हम जहाँ पर एड्रेस, जब हम एक्सटर्नल रैम कनेक्ट करेंगे, आप देखोगे तो मैक्सिमम जो एक ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर मैक्सिमम 64 किलोबाइट ऑफ एक्सटर्नल रैम सपोर्ट कर सकता है टोटल। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये जो लोकेशन होंगी हेल्पफुल हो जाएंगी उन 64,000 एड्रेसेस को लोकेट करने के लिए, क्योंकि एक से आप 256 लोकेशन को एड्रेस कर पा रहे हो। तो उन जब इतने सारे लोकेशन होंगे तो उनको जब एड्रेस करना होगा तो ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। तो टोटल 16 बाइट्स रैम के किस लिए यूज़ होते हैं? बिट एड्रेसेबल रीड राइट मेमोरी के लिए। लोकेशन कहाँ से होती है इसकी? देखो, बैंक कहाँ ख़त्म हो रहा है? बैंक 3 1F पे। ठीक है, 1F के बाद क्या आया? 20 से 2F तक 16 लोकेशन होंगी,
और ये यहाँ से बिट एड्रेसेबल मेमोरी स्टार्ट होती है यहाँ तक, इस पूरे लोकेशन तक, 20 से 2F तक, 20H से 2FH तक ये लोकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, एड्रेस कैसे करेंगे इसको, देखिए ये तो बाइट का एड्रेस है, मतलब रैम का एड्रेस है एक तरह से, ये रैम की हर एक रजिस्टर का एड्रेस है। अब हर एक रजिस्टर की हर एक बिट की वैल्यू का एड्रेस जनरेट करना है, तो 20 का जो पहला बिट होता है, बिट नंबर 0, उसकी वैल्यू 00 है, बिट 1 की 01, बिट 2 की 02, 03, 04, 05, 06 और 07। इसी तरह से 07 के बाद जब 21 नेक्स्ट वाले रजिस्टर पे आएंगे तो उसकी पहले बिट की वैल्यू 08 हो जाएगी। इस ऑर्डर में बढ़ते हैं 07 तक, फिर 07 के बाद 08 से लेकर 0F तक, फिर 0F के बाद 10 से लेकर 17 तक। इस तरह से टोटल हम बार बार इस तरह से बढ़ते आते हैं। यहाँ पर फिर 17 के बाद 18 आएगा, 18 से 1F तक जाएगा ये, 1F के बाद 20 से 27 तक। इस तरह से ये पूरा 16 बाइट्स का स्ट्रक्चर डेवलप होगा। कहाँ तक जाता है, 7 से 7F तक, 7F तक जाता है। ठीक है, 00 से स्टार्ट होते हुए 7F लोकेशन तक ये जाता है। ध्यान दीजिए ये बिट का एड्रेस है, रैम का एड्रेस नहीं है। रैम में 128 बाइट होते हैं, मतलब 128 रजिस्टर होते हैं। उसमें से जो 20 से 2F रजिस्टर होता है वो बिट एड्रेसेबल मेमोरी का होता है। इस रजिस्टर के हर एक बिट का एड्रेस होता है ये। ठीक है, हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि 20 रजिस्टर जो है उसका पहला बिट जो होगा 00 एड्रेस लेगा। इस तरह से जो मान लेते हैं ये 06 पोजीशन जो है ये 20H रजिस्टर के 6th बिट की एड्रेस है। ये पोजीशन जैसे 06 जो डिफाइन की गई है ये 20H रजिस्टर के 6ठे बिट की एड्रेस है। ये जो पूरा एड्रेस है ये बिट एड्रेस है 222H का। ये लोकेशन जैसे 7D डिफाइन किया गया, ये क्या है, 2FH, 2F रजिस्टर के 5th बिट का एड्रेस है 7D। 7D क्या है यहाँ पर, 2F रजिस्टर के 5th बिट का एड्रेस है। सेट और रीसेट कैसे करते हैं इसको, देखिए सेट और रीसेट कैसे करेंगे, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इसमें 8051 में इसके 2 इंस्ट्रक्शन है, सेट B और CLR। ये 2 इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जो कि ये काम करते हैं, मतलब हर एक बिट को सेट या रीसेट करने का काम। सेट B मतलब सेट बिट, ठीक है, क्लियर मतलब आप समझ रहे हो, क्लियर करना। CLR क्लियर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर आप चाहते हो किसी टाइम पे हम ये 21H का 0A एड्रेस को सेट करें, तो आप केवल क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, सेट B01H, एंटर हो गया। ठीक है, आप चाहते हो कि हम 71 को, इस 71 लोकेशन को रीसेट कर दें, तो CLR 71, बस कंप्लीट। तो इससे क्या होगा, सेट B01 दिया है तो मतलब ये लोकेशन 01 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, CLR 71 दिया है, इसकी वैल्यू मतलब 71 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर है, तो क्या क्या होते हैं ये हमने पहले भी देखा है। ये दोनों कमांड्स आप पहले भी देख चुके हो, कहाँ पर, जब कैरी फ्लैग पढ़ रहे थे तब। कैरी फ्लैग को सेट करने के लिए हम क्या देते हैं, सेट B C और CLR C। ये इसको 1 कर देता है और ये इसको 0 कर देता है, ये। ठीक है, बिट को सेट या रीसेट करने के लिए हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, सेट B और CLR, किसी बिट को। ये भी तो जैसे कैरी फ्लैग क्या होता है, 7th बिट है, 7th बिट है किसका, PSW का। ठीक है, PSW तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का 7th बिट होता है, देखिए है ना, यहाँ पर 7th बिट किसका है, PSW का। तो बिट सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बिट को अपडेट करने के लिए सेट B और CLR कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ भी हम यही कमांड यूज़ करेंगे क्योंकि ये सब भी बिट्स है ना, तो इनको भी सेट करने या रीसेट करने के लिए हम सेट B और CLR का कमांड्स का यूज़ करेंगे। क्लियर, चलिए बिट एड्रेसेबल मेमोरी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जनरल पर्पस रैम। ठीक है, जो लास्ट 80 बिट्स है, हमने डिस्कस किया क्या, 00 से 1FH तक, 00 से 1FH तक क्या होता है,
बैंक होता है 20 से 2F तक। बिट एड्रेसेबल मेमोरी है, तो 2F के बाद क्या आता है 30 से लेकर पूरा लास्ट 7F तक जनरल पर्पस रैम, या फिर जिसे स्क्रैच पैड रैम कहते हैं, ये होता है। ये एक जनरल स्टोरेज एलिमेंट है जिसके लिए जो रैम यूज़ करता है रीडिंग और राइटिंग के लिए, ठीक है। सीपीयू में अगर आप सीपीयू इन रैम्स को यूज़ करेगा जनरल राइटिंग और रीडिंग के लिए, ठीक है। 80 बाइट्स की लोकेशन होगी टोटल, 80 बाइट्स। बैंक कितने ले रहे हैं 32 बाइट्स। जीपीआर कितना ले रहा है 16 बाइट्स, और ये टोटल 80 बाइट्स। टोटल 128 बाइट्स आपके लोकेशन डिफाइन किए जाते हैं रैम के। इस तरह से 128 बाइट्स डिवाइड होता है रैम का। क्लियर। तो 80 बाइट्स हैं, 80 लोकेशन होंगे, 80 रजिस्टर होंगे, हर एक रजिस्टर की साइज़ 1 बाइट होगी, ठीक है। या सीपीयू भी यूज़ करता है इन लोकेशन को, प्रोग्रामर मतलब आप एज अ यूज़र यूज़ करते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। एड्रेस कहाँ से होता है 30 से 7F तक। क्लियर। 30 से 7F तक। 2F तक क्या होता है, सॉरी 00 से 1F तक बैंक है, और 20 से 2F तक बिट एड्रेसेबल मेमोरी है, और इसके बाद 2F के बाद क्या आता है 30 से पूरा स्क्रैच पैड रैम या जनरल पर्पस रैम होता है। क्लियर है। फ़ायदा क्या होता है, ये जनरल पर्पस रैम को चिप पे रखने से एक्सेस टाइम कम हो जाता है। मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि एक्सेस टाइम कम हो जाता है इससे। एक्सेस टाइम मतलब सीपीयू को मेमोरी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। अगर वो कम हो गया तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। आर्किटेक्चर में इंटरनल रैम हमने स्टडी कर लिया। इंटरनल रैम इतना सफिशिएंट है, इतना डेटा इंटरनल रैम के लिए काफ़ी है। ये चीज़ आप मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में भी लिख सकते हो। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रैम, ये कंप्लीट है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रैम। इंटरनल रैम लिखिएगा। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनल रैम के लिए सफिशिएंट है, इससे डेटा नहीं, इससे बाहर डेटा नहीं आ सकता। क्लियर है। इसी तरह से इंटरनल रोम, हमने रैम पढ़ लिया, इंटरनल रोम के बारे में पढ़ते हैं। ओके। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी से आप केवल डेटा रीड कर सकते हो, उसमें राइट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आप देखोगे जब हम इसका थोड़ा डिटेल डायग्राम देखेंगे आर्किटेक्चर का आगे, उसमें आप देखोगे पोर्ट एड्रेस नहीं होता है। रैम के लिए पोर्ट एड्रेस रजिस्टर होगा, रोम के लिए पोर्ट एड्रेस रजिस्टर नहीं होता है। क्यों, आप इसमें डेटा राइट नहीं कर सकते, इसमें से डेटा केवल रीड कर सकते हैं, इसलिए इसको रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 किलोबाइट्स ऑफ रैम होता है। इंटरनल रोम को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ऑन चिप होता है। क्लियर है, ठीक है। 4 किलोबाइट्स है, 4 किलोबाइट्स मतलब 4K रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। 4 किलोबाइट्स है तो मतलब 4 किलो रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4000 रजिस्टर्स की। 4000 रजिस्टर्स को डिफाइन करने के लिए लोकेशन 00H से 0FFF लोकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये टोटल 4K एड्रेस लोकेशन होंगे। तो मतलब जो रैम इंटरनल रोम होगा उसका एड्रेस कहाँ से होगा, 00H से लेकर 0FFFH तक होगी। क्लियर है, क्योंकि हमें 4K रजिस्टर्स को एड्रेस करना है, ठीक है। किस लिए यूज़ होता है, आप प्रोग्राम जब लिखोगे, ठीक है, इसमें जो प्रोग्राम लिखते हो वो रोम में स्टोर होता है, रोम से रैम में जाता है और रैम से सीपीयू में जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। रोम में अपना प्रोग्राम स्टोर करते हो, रोम से डेटा रैम में जाता है और रैम से सीपीयू में, ठीक है। किस लिए होता है ये, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। इसे कोड मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि आप इसमें प्रोग्राम या फिर जिसे कोड कहा जाता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कोड भी कहते हैं, इसलिए कोड मेमोरी इसको कहता है, क्योंकि ये इंटरनल रोम प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन या कोड को स्टोर करता है। क्लियर है। ये स्टोरेज जो है इंटरनल रोम का 4 किलोबाइट्स है, लेकिन आप फर्दर इसे इंक्रीज़ कर सकते हो एक्सटर्नल रोम लगा के। एक्सटर्नल रोम इसमें एक अटैच कर सकते हैं हम। इसमें जो पिन डायग्राम देखेंगे उसके लिए अलग पिन होता है, उसको इनेबल करना पड़ेगा। फिर एक्सटर्नल रोम से भी आप डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर।
तो एक्सटर्नल रोम की लोकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सटर्नल रोम ये सपोर्ट करता है 64 किलोबाइट्स, मतलब 4 किलोबाइट्स इनबिल्ट है, एक्स्ट्रा आप 60 किलोबाइट्स अब आप अटैच कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले पिन नंबर 31, इट्स 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 31 EA बार, जिसे एक्सटर्नल एक्सेस पिन कहते हैं, उसको एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। ये डायग्राम है, देखिए इसका EA1 है, मतलब क्योंकि एक्टिव लो है इस केस में एक्सटर्नल मेमोरी एक्टिव नहीं होगी, कम्युनिकेशन केवल ऑन चिप रोम से होगा। जब आप एक्टिव करोगे इसको 0 करके तो पूरा आपका ये लोकेशन एक्टिवेट हो जाएगा 64 किलोबाइट्स का, 000 से FFF 4F तक लोकेशन आपके लिए एक्सटर्नल रोम एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था इंटरनल रैम और इंटरनल रोम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। ये पूरा टॉपिक आप, ये जो इंटरनल रैम और इंटरनल रोम कंबाइंड ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका कंप्लीट है। ये दोनों पॉइंट्स, इंटरनल रैम और इंटरनल रोम, ये कंबाइंड आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू।